नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, कृषि के विद्यार्थी देश में किसान के रूप में भी दें योगदान। श्रेय अन्न की खेती बढ़ाकर छोटे किसानों की ताकत बढ़ाना प्रधानमंत्री का उद्देश्य। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में बीज प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा का किया उद्घाटन। कहा, किसानों और महिला कृषकों के सशक्तिकरण में संस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण। तोमर ने संस्थान द्वारा विकसित 300 से अधिक चारा फसल किस्मों और तकनीकों के विकास के लिए वैज्ञानिकों की प्रशंसा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शनिवार को 3 दिवसीय हरियाणा कृषि विकास मेले में हुए शामिल। कहा, कृषि को हाईटेक बनाने के लिए नवीनतम तकनीक को बढ़ावा दे रही है सरकार। किसान वैज्ञानिक संवाद से मिलेगा कृषि में आने वाली समस्याओं से निदान। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की प्राकृतिक खेती तकनीक को अब हरियाणा में किया जाएगा लागू। किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने कुरुक्षेत्र गुरुकुल के अलावा करनाल के घरोंडा में प्रशिक्षण केंद्र किए स्थापित। अगले 1 साल में सरकार ने 20,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती करवाने का रखा लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल सकता है करवट। पहाड़ी क्षेत्रों में 15 मार्च तक लगातार 4 दिन बारिश और बर्फबारी की आशंका। हिमाचल में सताएगी ठंड, अलर्ट जारी। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शनिवार को रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कृषि के विद्यार्थियों से देश में किसान के रूप में भी योगदान देने का आह्वान किया। तोमर ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है। एक समय कहा जाता था कि खेती उसी की है जिसके पास पानी है, लेकिन बदलते परिवेश में कहावत बदलकर इस तरह हो गई है कि खेती उसी की है जिसके पास अच्छा ज्ञान है। उन्होंने विद्यार्थी जीवन को सबसे सुनहरा काल बताते हुए विश्वास जताया कि कृषि विद्यार्थियों का ज्ञान देश की खेती को और उन्नत एवं विकसित बनाने में योगदान करेगा। उन्होंने कहा कि खेती के साथ बुंदेलखंड सहित समूचा उत्तर प्रदेश कृषि की दृष्टि से प्रगति कर रहा है। कृषि का क्षेत्र निश्चित रूप से हम सबके लिए प्राथमिकता का क्षेत्र है। बुंदेलखंड हमेशा पिछड़ा माना जाता था, लेकिन आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ICAR के संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र, सब लोग मिलकर समन्वित तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड आने वाले कल में जैविक खेती का भी हब बनेगा और तमाम सारी खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी केंद्र बनेगा। परिस्थिति को विश्लेषण करके जो अधिकाधिक लाभ किसान को दिया जा सकता है वो देने का प्रयत्न सरकारों को करना चाहिए। यह वाजपेयी गवर्नमेंट की परिकल्पना थी और मुझे प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उसको सिरे चढ़ाया। केंद्र सरकार ने उसको मेगा प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकार किया है। सारा पैसा केंद्र सरकार लगा रही है, उसका मार्ग प्रशस्त हो गया है। जल्दी काम प्रारंभ होगा और दोनों राज्यों के बुंदेलखंड में निश्चित रूप से नया रंग भरेगा। तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र देश में न केवल खाद्यान्न उपलब्ध कराता है बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार भी देता है। उन्होंने कहा कि देश की बेटियां कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। दीक्षांत समारोह का अवसर है। निश्चित रूप से आज लगभग 214 से अधिक विद्यार्थी डिग्री लेकर अपना नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों में आज 18 लोगों को गोल्ड मेडल मिला है। 18 में से 16 बच्चियां हैं, बेटियां हैं। यह निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है कि बेटियां कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में बीज प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया। इस मौके पर महिला कृषक सम्मेलन भी हुआ। इस प्रकार की बीज प्रसंस्करण की 3 इकाइयां संस्थान मुख्यालय के अलावा धारवाड़ व श्रीनगर स्थित क्षेत्रीय शोध केंद्रों पर बनाई गई हैं, जिसका वित्त पोषण कृषि मंत्रालय द्वारा 3.7 करोड़ रुपए से किया गया है। महिला कृषक सम्मेलन में संस्थान केंद्रों पर संचालित अनुसूचित जाति उप परियोजना के तहत 50 लाख रुपए की लागत के कृषि उपकरणों का वितरण लाभार्थी महिला कृषकों को किया गया। तोमर ने अनुसूचित जाति उप परियोजना के जरिए किसानों व महिला कृषकों के सशक्तिकरण के लिए संस्थान के प्रयासों की सराहना की एवं संस्थान द्वारा विकसित 300 से अधिक चारा फसल किस्मों व विभिन्न तकनीकों के विकास के लिए भी संस्थान के वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने संस्थान के विभिन्न शोधों को अधिक कृषि क्षेत्र तक पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं से अवगत कराते हुए देश में पानी एवं चारे की पर्याप्त उपलब्धता की दिशा में और अधिक कार्य करने पर जोर दिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शनिवार को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 3 दिवसीय हरियाणा कृषि विकास मेले में दूसरे दिन शामिल हुए। कैलाश चौधरी ने कहा कि भारत सरकार ने कृषि का बजट 2013 के मुकाबले 2022 में 5 गुना बढ़ा दिया है। सरकार खेती में रासायनिक कीटनाशक, खरपतवार नाशक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग को रोकने के लिए प्राकृतिक खेती व जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि एक और फसल उत्पादन बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। खेती को लाभान्वित बनाने के लिए किसानों के समूह बनाकर उन्हें FPO के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए नवीनतम तकनीक से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इस कदम पर सरकार ने देश में 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कृषि को हाईटेक बनाने के लिए सरकार ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसानों को हाईटेक होने की जरूरत है। इसके लिए सरकार 4 पिलरों पर फोकस कर उन पर नई योजनाएं तैयार कर सब्सिडी के साथ लागू करने पर जोर दे रही है। पहला पिलर उन्नत बीज, दूसरा लागत कम करना, तीसरा उत्पाद भंडारण क्षमता में वृद्धि व चौथा उत्पाद को उचित रेट पर मार्केट में बेचना है। उन्होंने कहा कि ये सभी पिलर जैसे ही मजबूत होंगे तभी किसान की आय भी बढ़ेगी और वो समृद्ध भी होगा, तभी हरियाणा राज्य देश में मॉडल के रूप में उभरेगा। गुजरात के राज्यपाल और कुरुक्षेत्र गुरुकुल के आचार्य देवव्रत की प्राकृतिक खेती तकनीक को अब हरियाणा में लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद पर रहते हुए आचार्य वहां के किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक कर चुके हैं। अब वे गुजरात के किसानों को भी प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों से अवगत करवा रहे हैं। किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने कुरुक्षेत्र गुरुकुल के अलावा करनाल के घरौंडा में प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए हैं। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने जींद स्थित हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान के अलावा सिरसा के मंगियाना में 3 और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। पिछले साल 6,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती शुरू करवाने का टारगेट रखा गया था। 2,238 किसानों ने 5,906 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती को अपनाया। अगले 1 साल में सरकार ने 20,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती करवाने का लक्ष्य रखा है। ये अभियान सिरसा से शुरू होगा। पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसानों के मुद्दों पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। फडणवीस ने विपक्ष को किसानों के मुद्दों पर संवेदनशील होने का सुझाव दिया है।
फडणवीस ने शनिवार को पुणे में पत्रकारों को बताया कि अभी तक 2 दिन पहले बेमौसम बारिश हुई थी। सरकार ने तुरंत पंचनामा मंगवाया। अब जब इसकी कार्रवाई शुरू हो गई है तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि अगर बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की फोटो भेजी भी जाती है तो उसे पंचनामा माना जाएगा। फडणवीस ने कहा कि सरकार उनके कार्यकाल में बकाया नुकसान भरपाई की रकम का भुगतान कर रही है। उन्होंने कहा कि वे रात में हुई बेमौसम बारिश के लिए सुबह पैसे मांग रहे हैं। और असम सरकार ने पश्चिमी सीमा से राज्य में पोल्ट्री उत्पादों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। बिहार और झारखंड में एवियन इन्फ्लुएंजा के फैलने के मद्देनजर आंशिक आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इससे असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकेगा। पशु चिकित्सा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को सचेत रहने की सलाह दी है। In view of the outbreak of highly pathogenic avian influenza in the state of Bihar and Jharkhand, which is a highly contagious avian disease having zoonotic potential of causing huge loss in terms of mortality and trade of poultry. The government of Assam has decided to impose temporary ban on entry of poultry as a precautionary measure through western border of the state. प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप गोधन और गोबर टू गोल्ड जैसी गौ आधारित अर्थव्यवस्था के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण को अंजाम देने के लिए ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज द्वारा 24 से 28 मई के दौरान गुजरात के राजकोट शहर में गौटेक 2023 वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बल्लभ भाई कथीरिया ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से गौ उद्यमियों, टेक्नोक्रेट्स, प्रशिक्षकों, विपणकों या फिर व्यवसायियों, गैर सरकारी संगठनों, समस्त हितधारकों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, कोऑपरेटिव्स और एजेंसियों को एक साथ इस आयोजन के माध्यम से एकत्रित होंगे और गौ उद्यमिता पे आधारित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा भी बनेंगे। ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज के माध्यम से देश में पहली वक्त गौ आधारित उद्यमिता पर एक निवेश सम्मेलन और एग्जीबिशन कम समिट का आयोजन किया जा रहा है। राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में 24 मई से लेकर के 28 मई 2023 को गौटेक 2023 नाम से एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गाय के दूध और दूध की डेयरी प्रोडक्ट्स, उनके अलावा गाय के गोमूत्र और गाय के गोबर से बनती हुई अनेक आइटम्स, बायोफ्यूल, बायो एनर्जी, मेडिसिन्स, उनकी सबकी मशीनरीज, काउ टूरिज्म, काउ हॉस्टल, गाय के काउ ब्रीड और उनके नेचुरल फार्मिंग, ऐसे अलग अलग विषयों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कंसेप्ट के आधार पर गाय के साथ जुड़े हुए अर्थव्यवस्था को उजागर करके विविध प्रांतों के ऐसे यूनिक एग्जाम्पलरी जो कहीं न कहीं सक्सेसफुल स्टोरी वाले ऐसे स्टार्टअप वाले मेक इन इंडिया कंसेप्ट पर काम करने वाले जो उद्यमी हैं, उनका एक बड़े मेले का आयोजन राजकोट में किया जाएगा। कथीरिया ने कहा कि G2B और B2B व्यापार के अवसरों के लिए ये कार्यक्रम एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। साथ ही देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अवसरों को प्रोत्साहित करेगा। ये एक ऐसा इन्वेस्टर समिट होगा जिसमें काफी लोगों को रुचि है कि मैं कोई गौ आधारित उद्योग में आऊं, तो विन विन सिचुएशन होगी गौशाला पांजापुल के लिए और सामने वाले इन्वेस्टर्स के लिए। तो एक ऐसा बड़ा उद्यमी का वाला मेला जिसमें अलग अलग विषय पर सेमिनार भी होंगे, गवर्नमेंट के स्टॉल्स भी होंगे, गवर्नमेंट की जो विविध स्कीम है गोबर टू गोल्ड और गोधन के लिए
पूरी जो भारत सरकार की और अलग अलग राज्य सरकारों की, उनका भी यहाँ शोकेस हो जाएगा और एक सेमिनार, उनके सेमिनार भी होंगे और कल्चरल प्रोग्राम होकर के अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य ये होगा कि गाय दूध नहीं देती है, फिर भी गोबर और गौमूत्र से भी वो पाली जा सकती है। इतना ही नहीं, लेकिन उनके गौमूत्र गोबर से अच्छी आर्थिक समृद्धि किसान को, गोपालकों को और उनके आधार पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था में भी कोई न कोई योगदान दे सकते हैं। ये जन जागरण का अभियान करने के लिए ऐसे एक बहुत बड़े पैमाने पर गौ टेक 2023 गौ आधारित उद्यमिता निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और अगर आप जन सहभागिता से बने आदर्श गांव की तस्वीर देखना चाहते हैं तो आपको तेलंगाना के वारंगल जिले के गीसुगोंडा मंडल के एक छोटे से गांव गंगा देवीपल्ली गांव जरूर जाना चाहिए। मदद करता है जिनका सामना इस गांव ने किया है। कुल 27 समितियों का गठन किया गया। गांव के हर घर में कम से कम एक महिला, एक पुरुष को विकास के लिए समितियों में भागीदार बनाया गया। गांव में पीने के पानी की कमी न हो और शौचालय निर्माणों का 100% लक्ष्य हासिल हो, यह सुनिश्चित किया गया। शराबबंदी स्वेच्छा से लागू थी और गांव में शराब की दुकानें नहीं थीं। करीब 100 देशों के प्रतिनिधियों ने इस गांव का दौरा किया और इसका अध्ययन किया। IAS, IPS, परिवीक्षाधीन और डाक ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी सप्ताह भर के प्रशिक्षण के लिए गांव का दौरा करते हैं। गांव को कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ के रूप में शामिल किया गया। कई महिलाओं का कहना है कि 2 दशक से भी अधिक समय पहले गांव की महिलाएं ही यहां विकास कार्यों को अंजाम देने में सबसे आगे थी। हर गांव वाले को विकास में भागीदार बनाया गया। हम जहां भी जाते हैं हमें विशेष पहचान मिलती है। गांव ने अब तक 25 से अधिक पुरस्कार जीते हैं। कह सकते हैं कि जन सहभागिता का अनूठा उदाहरण है गंगा देवीपल्ली गांव, जो देश के अन्य गांवों के लिए एक रोल मॉडल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफॉर्म पर राजधानी दिल्ली में चल रहे 2 दिवसीय सम्मेलन में बदलती जलवायु में स्थानीय प्रतिरोधी क्षमता का निर्माण विषय पर चर्चा हुई, जिसमें केंद्र, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक संस्थानों से प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत शामिल हुए। चर्चा में अलग अलग विभागों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेते हुए बेहतर मॉडल तैयार करने पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जनधन हानि की रोक और जागरूकता के लिए अभिनव नीति से प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 15 मार्च तक लगातार 4 दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 13 और 14 मार्च को बादलों के गरजने और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 12 से 15 मार्च को मैदानी इलाकों को छोड़कर अन्य भागों में मौसम खराब रहेगा। अगले 4 दिन राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका जताई गई है। इस दौरान शिमला, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में बर्फ गिर सकती है, जिसमें तापमान में गिरावट आएगी और मार्च के महीने में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में मौसम के मिजाज बदल सकता है और आगामी 15 मार्च तक पर्वतीय इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना है। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को चने का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। भाव की बात करें तो राजकोट मंडी में चने के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कोटा मंडी में चने के भाव में नरमी रही। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 10 मार्च को चने की खरीद 4,680 रुपए पर हुई। 11 मार्च को 30 रुपए की बढ़त के बाद भाव 4,710 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भी चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 मार्च को चने का भाव था 4,550 रुपए। 11 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 4,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राज्य की पुणे मंडी में दोनों दिन यानी 10 और 11 मार्च को चने का भाव रहा 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 10 मार्च को चने का भाव 50 रुपए टूटकर 4,700 रुपए से 4,650 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में इस दौरान कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी चने की बुआई 1,12,01,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,14,18,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,16,000 हेक्टेयर पीछे है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 2,78,10,000 टन होने का अनुमान है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो संभल और धोराजी मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में अच्छी खासी कमजोरी दर्ज हुई, जबकि जयपुर और गढ़शंकर मंडी में प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डाली तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 10 मार्च को प्याज का भाव रहा 1,005 रुपए, जो कि 11 मार्च को 200 रुपए गिरकर 805 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की संभल मंडी में 10 मार्च को प्याज का भाव रहा 1,050 रुपए, जो कि 11 मार्च को 200 रुपए टूटकर 850 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में 10 मार्च को प्याज का भाव 100 रुपए चढ़कर 1,500 रुपए से 1,600 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। पंजाब की तरफ रुख करें तो यहाँ की गढ़शंकर मंडी में भी भाव में तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 10 मार्च को प्याज का भाव रहा 800 रुपए, जो कि 11 मार्च को 100 रुपए बढ़कर 900 रुपए क्विंटल हो गया। बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद के दौरे पर हैं। अमित शाह हैदराबाद में CISF के 54वें वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कर्तव्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले CISF कैडेटों को पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा पदक और जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CISF की जमकर सराहना की। अमित शाह ने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति से CISF का महत्वपूर्ण योगदान है। CISF ने सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति की है। देश भर में रंग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। रंग पंचमी होली के 5वें दिन चैत्र कृष्ण पंचमी पर मनाई जाती है। इसे कृष्ण पंचमी, श्री पंचमी और देव पंचमी भी कहते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रंग पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने होली खेली।
चेन्नई की उपिलपू नागमणि को मैंडोलिन में कर्नाटक इंस्ट्रूमेंटल के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी माह के अपने मन की बात कार्यक्रम में उपिलपू नागमणि का जिक्र किया था। इसे लेकर मैंडोलिन वादक नागमणि ने पीएम का आभार जताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हरियाणा के सोनीपत में शुरू हो गई है। 14 मार्च तक आयोजित इस बैठक में संघ के कार्यों, विस्तार योजना, शिक्षा वर्ग और समसामयिक परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में प्रेस वार्ता की। राजीव कुमार ने कहा कि भारत ने अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक और भाषाई विषयों को लोकतंत्र के कारण ही स्थापित किया है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने अदीस अबाबा से मुंबई पहुंचे 3 विदेशी नागरिकों से 3 किलो सोना जब्त किया। कस्टम विभाग ने मुंबई एयरपोर्ट से 3 संदिग्ध विदेशी नागरिकों को रोककर तलाशी ली। ये आरोपी सोने को अपने जूते में छिपाकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।